हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत प्राचीन इतिहास में आज का वीडियो हमारा मौर्य वंश से संबंधित रहेगा। मित्रों, मौर्य वंश से पहले हम लोगों ने महाजनपद काल के समस्त राजवंशों को पढ़ा और उसी कड़ी में आज का ये वीडियो है जो मौर्य वंश से आज से शुरू है। आप यूं कह सकते हैं मौर्य वंश, क्योंकि एक से अधिक वीडियो में हम इस वंश को कंप्लीट करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। आइए मित्रों, चैप्टर का नाम डाल दीजिए मौर्य वंश और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे आप। मित्रों देखिए, मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी का स्रोत है, पहले तो ये जाने मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत। मौर्य वंश के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो तीन स्रोत है। कितने स्रोत हैं? तीन स्रोत हैं। ठीक है मित्रों, तीन स्रोत अपने अपने महत्व देते हैं। एक पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी विद्वानों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी यात्री मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। विदेशी यात्रियों या विद्वानों लिख सकते हैं, यात्रियों का विवरण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सा ऐसा स्रोत है जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है? तो सबसे पहले आप नोट करिएगा, मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत देने वाला एक जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है मित्रों, दूसरा है शाहगौरा का अभिलेख। शाहगौरा अभिलेख ये ताम्र अभिलेख है जो गोरखपुर में स्थित है और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पड़ने वाले भीषण अकाल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है मित्रों, तीसरे की बात करें तो सम्राट अशोक के समस्त अभिलेख मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख। इसके बाद चौथे नंबर पे आप यूं जाने बौद्ध स्तूप भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। पांचवें की अगर मैं चर्चा करूं, इसके अगले बात मुद्राएं भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। सांकेतिक मुद्रा नहीं मित्रों, बल्कि आहत मुद्राएं। मुद्राएं का मतलब मुद्रा जिसमें आप आहत मुद्रा लिख दीजिए, आहत मुद्रा। और इसके बाद मृदु भांड। कैसे मृदु भांड? काले पालिश वाले। ठीक है मित्रों, ये सब। इसके बाद जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। साहित्यिक स्रोत में पहला है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरा है इंडिका। इंडिका। तीसरा बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये दोनों मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य मित्रों, बौद्ध साहित्य में दीपवंश, दीपवंश, महावंश, आपको इसका भी नॉलेज होते चल रहा है कि ये किस वंश से संबंधित, किससे संबंधित है। दीपवंश भी बुद्धिज्म से संबंधित है, महावंश ये भी बुद्धिज्म से संबंधित है, और दिव्यावदान, दिव्यावदान, ठीक है, दिव्यावदान। और इसके साथ साथ कभी भी जातक कथाएं को नहीं भूलना है मित्रों। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की व्याख्या भी करती हैं, उनसे समस्त कहानियों का संग्रह है। और जातक कथाएं मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य, जैनिज्म। जैन साहित्य भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। और जैन साहित्य में मित्रों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र क्या करता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद अन्य साहित्य भी, ठीक है, अन्य साहित्य भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें आप क्या नोट कर सकते हैं, पुराण, पुराण और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और इसके साथ राज तरंगिणी और बृहत मंजरी भी, राज तरंगिणी, तरंगिणी और बृहत मंजरी प्लस बृहत मंजरी। ठीक है मित्रों, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में सर्वप्रथम जो इंडिका मैंने लिखा है, जो मेगास्थनीज का विवरण है, ठीक है, मेगास्थनीज जो लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें हमने नोट कर दिया साहित्यिक में, तो आप इसे नोट कर लें, मेगास्थनीज और प्लस जस्टिन, मेगास्थनीज, जस्टिन और ऑस्टिन, ठीक है, प्लस ऑस्टिन, इन सब का विवरण, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। साथ साथ कैलिस्थेनिस का भी, ठीक है, कैलिस्थेनिस, कैलिस्थेनिस, इन सब के जो लेख हैं वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, आप यहां पर देखें, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत। मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी का स्रोत है, 3 आधार पर प्राप्त होता है मित्रों। पहला है पुरातात्विक आधार या पुरातात्विक स्रोत, जिसमें जूनागढ़ का अभिलेख, साहगौरा का ताम्र लेख और उसके बाद सम्राट अशोक के शिलालेख और बौद्ध स्तूप एवं भवन तथा गुफा, और इसके बाद मृदुभांड जो काले पालिश वाले, ठीक है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि स्थापत्य कला है, रुद्रदामन का अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख क्या करते हैं, ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं। और इसके बाद दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है, एक पुस्तक है आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका
ठीक है। और जो मेगास्थनीज का है, उसके बाद तीसरा है बौद्ध साहित्य, और चौथा है दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान तथा जातक कथाएं, ठीक है। तथा जैन साहित्य में कल्पसूत्र और उसके बाद अन्य साहित्य भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें पुराण है, मुद्रा राक्षस है, राजतरंगिणी है, बृहत मंजरी है। ये सारी चीजें क्या करती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इसलिए ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी का एक स्रोत बनता है ये भी। और इसके बाद मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत जो तीसरे स्थान पे मैंने लिखा, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी विद्वानों का जो विवरण है, जिसमें मेगास्थनीज का विवरण है, जस्टिन का विवरण है, ऑस्टिन और कैलेस्थनीज का विवरण है। ये तथा मैसेडोनियाई शासक सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार भी मगध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लें और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट कुछ अलग पॉइंट। मित्रों देखिए, यहाँ पर एक चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो स्टार लगाइएगा, अर्थशास्त्र और इंडिया। आप इसे नोट करें, मैं दोनों को डिटेल में थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप नोट कर लें इसे। मित्रों अब हम लोग देखते हैं, दो पुस्तकों को क्लियर कर देते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मित्रों, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को जो उपाधि है भारत का मैकियावेली, ठीक है, भारत का मैकियावेली, ठीक है, भारत का मैकियावेली। तथा चाणक्य अन्य नाम की चर्चा करें, अन्य नाम, तो अन्य नाम है इनका विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है, और कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। देखिए, भारत का मैकियावेली उपाधि में नोट करिएगा, और इसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य अन्य नाम है इनका। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ठीक है, इसका संबंध और भाषा पूछी जाती है इसे, इसका संबंध राजनीति से है, राजनीति से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसकी भाषा क्या है। भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और यह गद्य शैली की अगर बात करें, गद्य प्लस पद्य, ठीक है, इसकी शैली गद्य प्लस पद्य है, ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं कि मित्रों ये किस राजवंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आचार्य चाणक्य हैं, ये कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या अमात्य हैं। प्रधानमंत्री, क्या भैया? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आप यूं कह सकते हैं अमात्य थे, अमात्य शब्द उस समय यूज होता था। तो नेक्स्ट बात मैं करूं मित्रों कि इसका संबंध संस्कृत भाषा से, यह अर्थशास्त्र मौर्य वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, दूसरा है मित्रों
देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। कहीं कहीं पर राजनीति क्वेश्चन में ना आकर लोक प्रशासन लिख दिया जाता है। लोक प्रशासन, राजनीति एक ही बात है, लोक प्रशासन। नहीं तो आप कहेंगे लोक प्रशासन तो सर बताए ही नहीं थे, तो लो हम लिख देते हैं राजनीति तथा लोक प्रशासन से संबंधित है। ठीक है मित्रों, आइए नेक्स्ट अगली जो पुस्तक है, जो साहित्यिक स्रोत में हमने बात किया था इंडिका की। इंडिका के जो लेखक हैं, लेखक वो कौन है भाई? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अभी जो समटाइम्स अगो हमने बताया आपको इंडिका के लेखक कौन, तो मेगास्थनीज। कौन है मित्रों? मेगास्थनीज। और मित्रों मेगास्थनीज ये जो हैं, ठीक है, जो मेगास्थनीज थे ये यूनानी विद्वान है, यूनानी विद्वान। ठीक है, और नेक्स्ट बात कि यूनानी विद्वान के साथ साथ मेगास्थनीज किसके दूत थे? किसके दूत थे? ये सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। सेल्यूकस निकेटर के ये दूत थे। और किसके दरबार में आए थे? ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, किसके द्वारा भेजे गए थे? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे। और ये किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तथा आप यूं अगर बात करें, सेल्यूकस निकेटर कौन था? निकेटर का अर्थ होता है विजेता। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का थल सेनापति था। ये क्या था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था। ठीक है मित्रों, इस बात को जानते रहिएगा। और इंडिका पुस्तक के अनुसार भारतीय समाज उस समय, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा था। यूं कहने का तात्पर्य है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का जो समय था, बड़ा ही स्वर्णिम समय था। किसने कहा है? ये मेगास्थनीज ने कहा। किस पुस्तक के माध्यम से कहा है? इंडिका पुस्तक के माध्यम से कहा है। इसने भारतीय जनता को सुखी एवं संपन्न बताया था। सुखी एवं संपन्न बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेगास्थनीज के अनुसार मित्रों, मौर्य काल में अपराध बहुत कम होते थे। ये किस में लिखा है? इंडिका में लिखा है। और मुख्य व्यवसाय इसने कृषि बताया। अच्छा, अपराध जब कम होते थे तो उसका परिणाम क्या होता था? उसका सीधा परिणाम ये था कि मौर्य काल में इसीलिए न्यायालयों का बहुत कम प्रयोग होता था। जब अपराध कम रहेंगे तो न्यायालय, जाहिर सी बात है कि उसका प्रयोग कम होगा। तो इसने कहा कि अपराध कम बताया था। ठीक है, न्यायालय कम बताया, बहुत कम थे। ठीक है, तथा मुख्य व्यवसाय कृषि बताया। मुख्य व्यवसाय क्या बताया? उस समय भारतीयों का मुख्य व्यवसाय कृषि बताया था। तथा साथ साथ एक बात और है कि इसने किस नदी के बारे में चर्चा किया था? तो इसने इंडिका पुस्तक में इसने सोन नदी के बारे में इसने चर्चा किया है। और सोन नदी से सोना निकाला जाता है। स्वर्णमती नदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, इन सारी नदियों से सोना निकाला जाता है। बशर्ते उस सोने को क्या कहा जाता है? प्लेसर भंडार कहा जाता है। ठीक है, और जबकि जो
जो ये देखिए प्लेसर भंडार में पाया जाने वाला सोना मित्रों, हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आपको क्लियर और डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन ओरली आप सुन लीजिए। जो नदियों के रेत कण में पाया जाता है सोना, उसको प्लेसर भंडार कहते हैं। रेत कण के माध्यम से वो सोना पाया जाता है। परंतु जो आप गोल्ड देखते हैं, ओरिजिनल गोल्ड है, ये सारे गोल्ड हैं जिससे आभूषण बनते हैं, ज़्यादातर ये खदानों से निकाले जाते हैं, जिनको ज्योग्राफिकल भाषा में धातु रेखा भंडार कहा जाता है। धातु रेखा भंडार कहा जाता है। वो सोना है, बहुतायत में सोना वही मिलते हैं, ठीक है। और इसको प्लेसर भंडार स्वर्ण कहा जाता है। ये सारी बातें ज्योग्राफी में होंगी, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित सम्राट एवं उनका प्रशासन और राजनीति, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों अब हम देखते हैं मौर्य वंश के सम्राट। लेकिन उससे पहले मौर्य वंश के जो सम्राट हैं उनके बारे में थोड़ी सी एक चर्चा कर दिया जाए कि एक थोड़ा सा एक बिंदु है, आप देख लें उसे। मौर्य वंशीय सम्राट। मौर्य वंशीय सम्राट में मित्रों देखिए इनकी उत्पत्ति या इनके वंश से प्रश्न पूछा जाता है। तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार, ब्राह्मणीय साहित्य के अनुसार मौर्य क्या थे? मौर्य शूद्र वंश से संबंधित है या शूद्र से संबंधित है, ठीक है। तथा कथा सरित सागर एक है मित्रों। कथा सरित सागर तथा बृहत कथा मंजरी दोनों के अनुसार मौर्य शूद्र थे। तो आप नोट कर लें, कथा सरित सागर प्लस बृहत कथा मंजरी, इसके अनुसार मौर्य क्या थे? शूद्र थे। मत है अलग अलग, ठीक है। जबकि बौद्ध मत के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य क्या माना? मौर्य को क्षत्रिय माना, ठीक है। अब आप कहेंगे जो विदेशियों का विवरण है वो क्या कहता है? बिल्कुल उसको भी समझ लीजिए। विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, तो विदेशियों का ओपिनियन क्या कहता है? मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजवंशों से संबंधित थे या क्षत्रिय थे, ठीक है। आइए ये थोड़ी सी बातें हैं कि मौर्य से उत्पत्ति की अगर चर्चा करें मित्रों, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि ब्राह्मण साहित्य जितने हैं वो मौर्य को शूद्र मानते हैं। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी दोनों कहती है कि मौर्य शूद्र से, ठीक है, इनकी उत्पत्ति शूद्र से हुई है। तो और मौर्य साहित्य क्या बौद्ध साहित्य कहता है कि मौर्य क्षत्रिय थे। जैनिज्म भी कहता है क्षत्रिय थे। विदेशी यात्रियों का ये कहते हैं क्षत्रिय थे। क्या थे क्या नहीं थे, आप सिर्फ प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है। आपको किसी भी लोग को किसी भावना में नहीं जाना है, इतिहास का आनंद लेते हुए चलना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इसीलिए मित्रों हम
पढ़ाते हैं तो लिखकर ही पढ़ाते हैं, ओरिजिनल एकदम क्लास को बनाए रखते हैं कि ताकि आपको जैसे ऑफलाइन में क्लास लगे। ऐसा नहीं कि हम लिख दें उसके बाद आपको सिर्फ समझा दें, ये नहीं मज़ा आएगा। ऐसे आप चलेगा क्लास तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, आइए मित्रों नेक्स्ट अब देखते हैं मौर्य। अब किसको किसको पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, अभी इन्हीं से शुरुआत करनी। तो इनका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। और इसके बाद हम बिंदुसार, ठीक है। और इसके बाद सम्राट, सबसे महान सम्राट अशोक। 3 शासक महत्वपूर्ण है, बाकी इसके बाद कुड़िक वगैरह सबको हम पढ़ाएंगे। तो ये देखिए 3 शासकों को इसमें एकदम डिटेल में चर्चा करनी है, लेकिन हमारा इच्छा ये है कि हम एक एक वीडियो में इसको कंप्लीट करें। पहले इसके बाद जो हमने बेसिक बातें आपको समझाई, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाते हैं एक वीडियो में बिंदुसार, और एक में सम्राट अशोक को पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल। और मित्रों यदि पढ़ाने का सिस्टम आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जैसा भी आपको लगा। और मित्रों कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर हमें भेजें। और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।